हम जा रहे हैं जी कला रोहतास। जेहलम के करीब हैं, बस पहुंच रहे हैं। मैंने अर्ज किया था पिछली वीडियो में कि रशीदुल हसन ने मार्क की हुई हैं बहुत से महल्लात और बहुत से कले जो कंजर्व किए जा रहे हैं। इनका ख्याल है कि हमें कंजर्वेशन के अमल के दौरान भी उनकी वीडियोस बनानी चाहिए और बाद में भी। और ऑब्जेक्टिव ये है कि इन कलों को, इन महल्लात को, इन हवेलियों को, इन बारादरियों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाए। इन्हें कंजर्व करने का मकसद भी ये है कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए, हेरिटेज टूरिज्म को डेवलप किया जाए, रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप किया जाए, एडवेंचर टूरिज्म को डेवलप किया जाए, सीनिक नेचुरल ब्यूटी जो हमारे पास बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, उसके टूरिज्म को डेवलप किया जाए। इसी मकसद के लिए इधर उधर हम फिरते रहते हैं और आपको दिखाते हैं। और हम जा रहे हैं कला रोहतास। कला रोहतास बहुत ही शानदार, मेरा बड़ा पसंदीदा कला है। आपने दरावड़ फोर्ट तो देखा भावलपुर में, उसे कंजर्व किया गया, बहुत ही खूबसूरती से कंजर्व किया जा रहा है उसको उसकी असल हालत में कायम रखते हुए। जो ईंट, गारा, पत्थर, चूना इस्तेमाल हो रहा है वो वही है जो सदियों पहले इस्तेमाल हुआ था। जो डिस्टिंग्विशेबिलिटी जरूरी है वो मलहूज खातिर रखी जा रही है। रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस को भी मलहूज रखा जा रहा है। यही सारा कुछ यहाँ भी है। हमारे कुछ दोस्त ये सवाल उठाते हैं कि हम क्या इन कलों और महल्लात और ये जो हवेलियां हैं इन पे मगजमारी करते फिरते हैं, लोगों को दिखाते फिरते हैं और ये तरगीब देते हैं कि इनको कंजर्व होना चाहिए। ये तो बादशाहों, राजों, महाराजों के अयाशी के अड्डे हुआ करते थे। ये बहुत ही गलत सोच है। वेरी सॉरी टू से। पहली बात तो ये है कि शुक्र है कि हमने अपनी कदीम तारीख को ओन करना शुरू किया, वरना हमें 1947 से पहले कुछ नजर ही नहीं आता था। अब हमें पता चला कि हमारी तो 12,000 साल पुरानी तारीख है, शायद इससे भी ज्यादा पुरानी। हमारे पास तो उसका मटेरियल हेरिटेज मौजूद है। सिर्फ दास्तानों में या देवमालाई कहानियों में हमारी तारीख मौजूद नहीं, या सिर्फ पेट्रोग्लिफ्स की सूरत में, पत्थरों पे कंदाकारी की सूरत में मौजूद नहीं। ये ईंट, गारा, पत्थर की इमारतें हैं जो रूइंस में बदल रही थी, रूइंस बन चुकी थी। इन रूइंस को कुछ इदारे बहाल कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी है और बहुत से इदारे हैं जो इन रूइंस को बहाल कर रहे हैं, आसार कदीमा वाले, और ये बड़ा खुश आइंद कदम है। हम यहाँ पहुंचे हैं और जा रहे हैं सबसे पहले बौली। मेरी बड़ी पसंदीदा जगह है यहाँ, सुहेल गेट और बौली। बहुत ही शानदार जगह है। 300 सीढ़ियां हैं इस बौली की। बौली पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे, कई मंजिला कुएं हुआ करते थे। यहाँ एक बौली किले की दूसरी तरफ भी है। जहां हम एक बार आए तो सांप के फंकारने की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब वहां काम हो रहा है, वहां कंजर्वेशन का, तामीरात का अमल जारी है। इसलिए इस बौली को काफी इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, वरना ये दीवारें जो इन सीढ़ियों के आसपास हैं ये बहुत खस्ता हाल हो गई थी और क्रम्बल करने वाली थी। इस बौली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है इन्होंने और बहुत अच्छा किया है। बहुत जरूरी है, हर वो हेरिटेज साइट जिसकी प्रोटेक्शन जरूरी है उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। हम तो मुकम्मल तौर पे डूबे हुए हैं इस हेरिटेज की मोहब्बत में। मेरा तो जी ये चाहता है कि चश्मे ज़दन में ये सब कले, कासल, हेरिटेज साइट्स बहाल हो जाएं अपनी असल हालत में। दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। मैं शिकवा बल्ब था मुझे ये भी न रहा याद, शायद के मेरे भूलने वाले ने किया याद। छेड़ा था जिसे पहले पहल तेरी नजर ने, अब तक है वो एक नगमाए बेसाजो सदा याद। जब कोई हंसी होता है सरगर्म नवाजिश, उस वक्त वो कुछ और भी आते हैं सिवा याद। क्या जानिए क्या हो गया अरबाब जुनू को, मरने की अदा याद न जीने की अदा याद। जिगर मुरादाबादी।
चलो आओ बच्चों। नहीं क्यों? आवाज आ रही है इसलिए पलट के। आगे है क्या? सांप है कोई? आगे? अच्छा ये कह रही मैंने जाना है, सबसे छोटी भी है। आ जाओ। चलो आ जाओ। कहाँ तक आते हो? उसके साथ बाकी सब भी आ गए। वेरी गुड। मुद्दत हुई एक हादसा इश्क को, लेकिन अब तक है तेरे दिल के धड़कने की सदा याद। हाँ हाँ तुझे क्या काम मेरी शिद्दत गम से, हाँ हाँ नहीं मुझको तेरे दामन की हवा याद। क्या कहने, मैं तरके रहो रस्म जुनू कर ही चुका था, क्यों आ गई ऐसे में तेरी लग़ज़िश पा याद। क्या लुत्फ के मैं अपना पता आप बताऊं, कीजिए कोई भूली हुई खास अपनी अदा याद। जिगर मुरादाबादी बहुत बहुत उम्दा शायर थे जिगर। वाह। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं लेट डाउन नहीं यार, वो और चीज होती है, पानी खतरनाक है। ਸਰ ਚਲੋ। पानी आगे नजर आ गया, और क्या चाहिए? ਸਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। और छोड़ पानी, मैं नहीं जाता। और नहीं यार, ਡਰ ਗਏ ਹੋ? नहीं डर नहीं गया, बस देख लिया पानी नजर आ रहा है, पानी के बीच थोड़ी जाना है। ਸਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। स्टेगनेंट पानी में खुशबू नहीं है, वो यार स्टेगनेंट पानी है। वो कौन सा बहता हुआ पानी है? बहता हुआ पानी होता फिर मैं जाता। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਇੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਡਾ ਨਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਲੇ ਹੋ। लेकिन बड़ा खूबसूरत है यार, और काफी ठंडे से काफी काम किया हुआ है। आ जाओ सर। आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म वाले ने वैसे काम काफी कीता है सर। मैं कभी यार थल्ले किथे जाना है, मुक गया बस और गई। आ जाओ। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी हेरिटेज साइट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने रेवेन्यू के लिए। इस बात से कतई नजर के जो हमें यूरोप और अमेरिका में नजर आता है कि वो अपने हेरिटेज साइट्स से कितना पैसा कमाते हैं। अब ये देखिए कि सिर्फ फ्रांस में 2025 में 1,02,00,000 लोग आए विजिट करने के लिए उनके हेरिटेज साइट्स को। स्पेन में 84 मिलियन लोग आए हैं 2025 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 79 मिलियन लोग आए। चाइना में 65 मिलियन लोग आए। इटली में 64 मिलियन लोग आए सिर्फ 2025 में। टर्की में 51 मिलियन लोग आए। मैक्सिको में 53 मिलियन लोग आए हैं सिर्फ 2025 में। थाईलैंड में 39.8 मिलियन लोग आए। जर्मनी में 39.6 मिलियन आए। यूनाइटेड किंगडम में 39.4 मिलियन आए। अब आप मुझे बताइए कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी जगह, किसी मुल्क का हेरिटेज साइट्स देखने के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो वो क्या कहां कहां खर्च करते होंगे। कितना रेवेन्यू कमाता होगा वो मुल्क। और रिसेंटली यानी पिछले 10-12 सालों में जिन ममालिक ने बहुत ज्यादा अपने टूरिज्म को डेवलप किया है, अपनी हेरिटेज साइट्स को कंजर्व किया है, उनमें सबसे बड़ा नाम तुर्की, इटली, इजिप्ट, जॉर्डन, कैम्बोडिया जैसा मुल्क, उज्बेकिस्तान, इंडिया, मोरक्को, ग्रीस, इन मुल्कों ने अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को कंजर्व किया है, इस काबिल बनाया है कि लोग यहाँ आए देखें। पाकिस्तान में इन तमाम ममालिक से ज्यादा हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। और ये बात मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं कह रहा। आप फैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हेरिटेज साइट्स सबका हिसाब करें, बैठे देखें, सब पता चल जाएगा आपको। थोड़ा सा ध्यान दें,
बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ, गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सब लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने की, आज भी हैं और उस वक्त भी थी जब शेरशाह सूरी ने यह किला बनवाया था 1542 ईस्वी में, गखड़ों को चेक करने के लिए कि वो मुगलों की मदद ना करें। अशरफियां दी थी, सोने की अशरफियां दी थी मजदूरों को, मेहनत कशों को, ये किला बनाने के लिए। ये जो आपको महज कुछ खंडर से नजर आ रहे थे किसी जमाने में, ये किला था। इस किले का तर्ज तामीर देखिए कि इसकी बुनियाद नहीं है कोई, इस किले की कोई बुनियाद नहीं है। ये किला पहाड़ों, बल खाते हुए पहाड़ों के सिलसिले पर ही उस्तवार है, रनीकोट के किले की तरह, दीवार चीन की तरह। जैसे जैसे पहाड़ बल खाते वैसे ही इसकी दीवार बल खाती है। ये हेरिटेज साइट्स महज ईंट गारा पत्थर नहीं है, ये बहुत से ममालिक की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और आपके पास क्या नहीं है? कोई एक किला है आपके पास जिसे आपने कंजर्व करना है। लाहौर फोर्ट आपने देखा, जल्द ही आप देखेंगे पूरी दुनिया खिंची चली आएगी लाहौर फोर्ट में, क्या नहीं है वहाँ। वहाँ 5 स्टार होटल बन रहे हैं, वहाँ हेरिटेज को महफूज किया गया है, वहाँ समर पैलेस है, खलवत खां है, वहाँ लौह का मंदिर है, वहाँ पेंटिंग एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ इवेंट्स होते हैं। ये सब कुछ हर किले में होना चाहिए। और आपके पास अटक का किला है, दरावड़ का किला है, मुबारक किला है, हड़प्पा और साहिवाल की फोर्टिफिकेशन है, रानीकोट का किला है जो कि एक शानदार जगह है। हम दिखा चुके हैं अपनी वीडियोस में, रानीकोट आपको दिखा चुके हैं। मैंने तो खैर रानीकोट में एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो भी शूट की थी हैदराबाद किंग्समैन के लिए। शान से ढल ढल जाए, दिल धड़के मन से हल हल जाए। खेल के मैदान में आ गए हम शान से, पहचान अपनी दिखानी है। रास्ते में न आना, न बनना तू दीवाना, मेरा जोश है जवान, ले जाएंगे वहाँ के। ढोल वजन दिल सजन सिंध की धरती है ना। रानीकोट को ही मुंतखब किया था, वो ऐसी शानदार जगह है। कोट डीजी का किला है आपके पास, उमरकोट किला है, पक्का किला है, भक्कर का किला है आपके पास, बाला हिसार फोर्ट है, जमरूद फोर्ट है, मिचनी फोर्ट है, चकतरा फोर्ट है, मीर चाकर रिंद फोर्ट है, खारान फोर्ट है, डेरा बुगटी एंड मकरान रीजन में फोर्टिफिकेशंस हैं, अल्तित फोर्ट है, बलतित फोर्ट है, शिगर फोर्ट है, खपलू फोर्ट है, रेड फोर्ट है, रामकोट फोर्ट है। यहाँ इतने किले हैं, आप इन किलों को अगर महफूज करें तो पूरी दुनिया का टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकते हैं आप वहां। $215 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ अपनी हेरिटेज साइट से। $110 बिलियन फ्रांस जनरेट करता है अपनी हेरिटेज साइट से। $103 बिलियन स्पेन जनरेट करता है अपनी हेरिटेज साइट से। $17 बिलियन इजिप्ट अपने हेरिटेज साइट से जनरेट करता है। पाकिस्तान के पास अगर अभी कुछ भी ना किया जाए, सिर्फ इन किलों को महफूज किया जाए, जाहिर है किलों को महफूज करने से मुराद सिर्फ ईंट गारे पत्थर दीवारों को महफूज करना नहीं है, ये तो बुनियादी जरूरत की चीज है। उसके बाद यहाँ इवेंट्स होने चाहिए, यहाँ सुकून होना चाहिए, यहाँ आसपास गिरदोरिबा में होटल्स होने चाहिए, यहाँ कार्पेट रोड्स होनी चाहिए, सवारी का इंतजाम होना चाहिए। बहुत से दूसरे एंटरटेनमेंट के जराए हैं जो आसपास फलते हैं फूलते हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। आप अपनी तहजीब को उजागर करते हैं। ये सिर्फ बादशाहों के, अय्याशियों के अड्डों को ग्लोरीफाई करना मकसद नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन मकसद है। ये मकसद है कि दुनिया भर को बताया जाए कि पाकिस्तान अपनी तारीख को ओन करता है।
हिंदुस्तान कभी भी एक मुत्तहिद हिंदुस्तान नहीं रहा, मां सिवाय चंद महदूद सदियों के। यानी ब्रिटिश दौर में किसी हद तक इंतजामी लिहाज से हिंदुस्तान को इकट्ठा रखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में किसी हद तक इंतजामी लिहाज से इकट्ठा रखा गया, या आप समझ लीजिए कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में किसी हद तक इकट्ठा रखा गया। जंगे वंगे चलती रही। हिंदुस्तान राजवाड़ों पे मुश्तमिल एक मुल्क रहा हमेशा से। मुल्क कह लीजिए या एक सब कॉन्टिनेंट था, एक बर्रे सगीर था। 1947 में दो मुल्क बने थे, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया का नाम भी 1947 ही में इंडिया था, उससे पहले इंडिया नहीं था। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत नाम भी 1947 से ही आया। भारत अपने हेरिटेज पे फख्र कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग जब ये सवाल उठाते हैं कि भाई मंदिर यहाँ कहाँ महफूज करें, हिंदू कम्युनिटी तो यहाँ है नहीं और हम किसके लिए करें। आप अपने लिए करेंगे। वहां जो मुगल डायनेस्टीज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा तो जरूर है भारत में। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बड़ा दुख होता है सुन के, लेकिन उन्होंने हेरिटेज साइट्स को तो कुछ नहीं कहा। ताजमहल तो उनको उतना ही अजीज है, कुतुब साहब की लाट उतनी ही अजीज है, हुमायूं का मकबरा उतना ही अजीज है जितना कोई भी और हेरिटेज साइट। आप भी थोड़ा सोचने समझने का मुजाहरा कीजिए। ये आपके हेरिटेज साइट्स हैं। पूरी दुनिया में रेवेन्यू कमाया जाता है, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, चाइना है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है। पूरी दुनिया अपने हेरिटेज साइट से पैसा कमाती है। वो पूरी दुनिया के टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। उसके लिए बहुत से दूसरे लवाजमात हैं जो लामुहाला आपको डेवलप करने पड़ते हैं। ये है कला रोहतास और यहाँ की बदबख्ती सुनिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये कहता है आप काम रोक दें। ये जो आबादी फैली हुई है 300 मीटर बुलंद, ये जो आबादी फैली है यहाँ किले से बाहर, जिसे कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने रोका, लेकिन यूनेस्को आड़े आ गया। वरना अगर ना रोकते तो अब तक ये आबादी किले के अंदर आ चुकी होती। वैसे जगह तो वो सारी किले ही की है, लेकिन आबादी को आगे बढ़ने से रोकने का अमल बहुत जरूरी था, जिसके आड़े यूनेस्को आया। यहाँ जो मर्लिन है, यहाँ जो प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन के काम हो रहे हैं, उन कामों पे भी एतराज उठाया गया। हालांकि इस फसील को और यहाँ अंदर जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट दी गई है, कोई रिकंस्ट्रक्शन का अमल नहीं है, प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन हो रही है। लेकिन जाने क्यों कौन लोग हैं जो इतने बड़े इदारे में बैठे हुए हैं और एतराज करते हैं, हायल होते हैं काम में। ये काम अगर अब नहीं होंगे, रुक जाएंगे, तो शायद कभी ना हो सके। ओ सर, कुछ स्टैचू बने खड़े हो, मैं भूत रहे हो वेस्ट के कला। क्योंकि इस वक्त इदारे तैयार हैं सारा काम करने के लिए, उनके पास बजट्स हैं, वो उस बजट को लगाना चाहते हैं प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन के लिए, इन खलों को, इन महल्लात को बचाने के लिए। मैं बता सकता हूँ आपको बहुत कुछ, पहले भी इस किले की सैर करते रहे हैं, आके दिखाते बताते रहे हैं कि बहुत ही उम्दा किला है। अंदरूनी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम है ये किला, और ये जो फसील आप देख रहे हैं ये 1750 फुट तवील है और दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती है। बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसको डिजाइन किया गया है, जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए। 12 दरवाजे हैं इस किले के और हर दरवाजा नादिर नमूना है। सुहेल गेट तो आपने देखा, हम बौली से अंदर आते हुए सुहेल गेट पर भी गए थे। हर दरवाजे की तामीर का एक मकसद है। सबसे अहम दरवाजा अगर आप समझें तो मुझे तो वैसे सुहेल गेट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हजार खानी दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काबिल दीद है। इसकी फसील पे आपको 68 बुर्ज मिलते हैं और 184 बुर्जियां हैं, 6881 किंगरे हैं मर्लिन्स, और 8556 सीढ़ियां बनाई गई। ये तफसील है इस किले की। 3 मंजिला फसील है, ये 2 मंजिला है।
इसके चबूतरे तीरंदाजों के लिए, तोपचियों के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। सीढ़ियों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं ये सब पूरा कला। ये जो मर्लिन, ये जो किंगरे हमें ऊपर नजर आते हैं, यहाँ से खौलता हुआ पानी फेंका जाता था अगर कोई अटैक करता। वैसे इस किले पे कभी हमला हुआ नहीं है। राजा मान सिंह ने यहाँ रहने के लिए एक हवेली बनाई थी जो आपको नजर आ रही है उधर दूर सामने। बावली तो आपने देख ही ली, 270 फुट गहरी बावली जो हमने आपको बाहर दिखाई है, और 300 सीढ़ियां बनी हुई हैं उसमें। फिर काबुली दरवाजे के अंदर एक मस्जिद भी है, इसका नाम शाही मस्जिद है। नक्शो निगारी थी यहाँ बहुत ज्यादा, इसकी खूबसूरती को मलूज़ खातिर रखा गया था। 60,000 सिपाही यहाँ रह सकते थे। वो कि रिहाइश गाहें नहीं थी, अगर बादशाह भी आते थे तो आके वो रहते झोंपड़ियों ही में थे, यानी वो यहाँ किसी बाकायदा रिहाइश नहीं थी, रिहाइश गाहें बाद में बनी। किसी जमाने में भुरभुरे पत्थर और संगे मरमर की सिलों पर खत नस्ख में कंदा की गई थी मुख्तलिफ इबारतें। खत्ताती के नादिर नमूने यहाँ थे किसी जमाने में। अब उन्हें बहाल किया जाएगा अगर इजाजत दी जाती है, इसको काम को दोबारा शुरू करने की इजाजत मिलती है तो दोबारा ये सब किया जाएगा। सर किला बनने ते टोटल कितना खर्चा आया? मिलियंस की दसे बिलियंस दे विच या ट्रिलियंस दे विच। सर जिस दौरे बने उसका दौरे में मिलियन भी आया, ट्रिलियन। सोने की अशरफियाँ थी और मजदूर सोने की अशरफियाँ लिया करते थे। ये लाहौर किले की तरह नहीं कि 2 वक्त में रोटी से सारा किला बनवा दिया। शेरशाह सूरी अशरफियाँ लिया करता था। सर वो नमक, ये सारा इलाका नमक वाला ही है। वो सारे छोड़ा माइंस है यहाँ से जरा सा आगे। सर 60 लाइन है तो इतने की नमक का रेश आप अच्छा हिमालय नमक वाला। और यार ये मन्नतें मांगने के लिए लोग थे, तुहानू पता है थे कोई पुरानी इमारत देख के, पुराना किला, पुराना मंदिर, कोई पुराना बंदा, पुरानी बुढ़ी कोई नजर आ जाए वो नाल दी मन्नत मान ले, वो लोग मन्नत मांगते ने। और गल कोई मेरे वैसे इस गल का पता सी, मैं साह लेना सी गल कीती सी। फुटबॉल का मैच हो रहा है, साह लैण वास्ते बहाने बना रहे हो। जिन्नियां पौड़ियां चढ़ा रहे ने फुटबॉल तो वध ने सर। गलत सारी दिहाड़ी लागी फिरते फिरते कला नहीं मुक रहा। रोहतास का मतलब है, संस्कृत में रोहतास का मतलब होता है सफेद अंडा। दूर से किसी जमाने में ये सफेद अंडे की मानिंद नजर आता होगा, जो संस्कृत में इसका नाम रत्तस से शायद रोहतास पड़ा। मैंने भी कहीं पढ़ा है, मैं तो संस्कृत नहीं जानता, लेकिन पढ़ा है कि सफेद अंडा उसका मतलब होता है। देखिए, हमें इस हेरिटेज को संभालना होगा, रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी, अपनी कदीम तारीख से कनेक्टेड रहने के लिए भी। जब आप अपनी तारीख से कनेक्टेड नहीं होते तो आप बेसरो सामा होते हैं दुनिया में। जैसे आप अमरीकियों को देख लीजिए, अमरीकियों ने कब्जा किया जाके, वाइट अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, वाइट रेस की बात कर रहा हूँ। अमरीका उनकी सरजमीन तो नहीं, वो अमरीका की हिस्ट्री को तो ओन नहीं कर सकते, नहीं करते। इसीलिए आपको वो बेसरो सामा मिलेंगे हमेशा। हमें अपनी मोहब्बत को संभालना होगा, मोहब्बत करनी होगी हेरिटेज से। नौमान शौक की एक बड़ी उम्दा गजल है, आप सैर करते हुए किला रोहतास की। अब ऐसी वैसी मोहब्बत को क्या संभालूं मैं, कि यानी अब मोहब्बत को पहले कंजर्व तो करूं, मोहब्बत को पालूं पोसूं फिर संभालूं ना। अब ऐसी वैसी मोहब्बत को क्या संभालूं मैं, ये खारो खस का बदन फूंक ही न डालूं मैं। गर एक दिल से नहीं भरता मेरे यार का दिल, तो एक बदन में भला कितने सांप पालूं मैं। न कब्र की जगह शहर में न मस्जिद की, बताओ रूह के कांटे कहाँ निकालूं मैं। सदाकतों पे बुरा वक्त आने वाला है, अब उसके कांपते हाथों से आई न लूं मैं। कई जमाने मेरा इंतजार करते हैं, जमीन रुके तो कोई रास्ता निकालूं मैं आंख खोल के चलने की लत न छोड़ सका, नहीं तो एक न एक रोज खुद को पालूं मैं। 1000 जख्म मिले हैं मगर नहीं मिलता वो एक संग जिसे आईना बना लूं मैं।
सुनो मैं हिज्र में कायल नहीं हूँ रोने का, कहो तो जश्न ये अपनी तरह मना लूं मैं। वो एतराज़ात दुरुस्त नहीं है, ये सारी प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन है, डिस्टिंग्विशेबल है। जो मटेरियल यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो यहीं से, इन्हीं पहाड़ों से लिया गया है। कंपेटेबिलिटी को मलूज़ खातिर रखा गया है, कुछ नया नहीं बनाया गया, कुछ नया इजाफा नहीं किया गया, इसमें सिर्फ सपोर्ट दी गई है और वो रिवर्सिबल है। खुदारा कुछ ख्याल कीजिए, इस वक्त काम हो रहे हैं, मैं जहां जा रहा हूं मोड़ा मुरादों में, सिरकप में, और यहाँ काम रुके हुए हैं। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। ये कंस्पिरेसी यूनेस्को की तरफ से है या हमारे अपने दोस्तों की तरफ से या पड़ोसी दोस्तों की तरफ से, कहीं ना कहीं से जो कंस्पिरेसी है वो नहीं होनी चाहिए। सर शेरशाह सूरी एडा वड्डा जरनैल ते आपे ही तोप दे के आ गया। नहीं, हादसा हो गया। तोप तो अगे नहीं है कि तोप चलने लगी तो अगे आ गया। वो कोई मुआयना कर रहा था उधर से, वो तो प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो दाग दिया किसी ने, बोला वो तो मुआयना कर रहे थे, दूर खड़ा हो गया। सर साजिश का अंदेशा नहीं है? यार साजिश भी हो सकती है, लेकिन किसी में हिस्टोरियन ने साजिश लिखी आनी चाहता, मैं भी साजिश मानता है, क्योंकि ये नहीं कि उसके खिलाफ कोई ऐसी साजिश मुगल ही कर सकते। तो मुगल तो बेचारे वैसे बाहर हो गए थे, फारिग हो गए थे उस वक्त। सर मान सिंह भी ना कोई मौका छड़दा नहीं सी। फोर्ट बनाया शेरशाह सूरी ने, उन्हें अपनी काबगा बना ली। बात तो है ये मान सिंह के काबगा है, मान सिंह ने अपना ये बाद में इजाफा हो गया। ये तो पहले का नहीं, तो अकबर के दौर का इजाफा हो गया। ये सूरी ने नहीं बनाया ना, सूरी ने तो फोर्ट ही बनाया ना, और बाद जो अपने काबगा बनाई। सर पहला नंबर होंदा ही होंदा जेड़ा हिट लांदा है। ये फोर्ट, वो फोर्ट का क्रेडिट तो सूरी ने जाता है, लेकिन बाद में फोर्ट से आपको पता है इजाफे होते रहते हैं। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, मान सिंह ने जिथे भी इजाफा किया खाबगाह ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਲੁੱਟੇ। हमें खुदारा इन साजिशों का मुकाबला करना है और अपने हेरिटेज को महफूज बनाना है। आप अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।